लेकिन हम जो स्टार्ट है ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से मैं ले रहा हूँ फिर, ताकि आप जो बात नहीं आपको समझ आती वहां हम ज्यादा देर लगा लेंगे, और जो बात आपको समझ आती है वहां से हम आगे चले चलेंगे। स्क्रीन इज शेयर्ड नाउ। आई होप के एवरीबडी इज सीइंग दिस स्क्रीन। अगर कोई नहीं नजर आ रही तो आप सिस्टम में थोड़ा सा वेट करेंगे, सामने आ जाएगी। मिडल इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं, 1066 और 1500 तक हम जाएंगे रफली। स्टार्ट और एंड अगर मैं क्लियरली बताऊं कि बिगनिंग और एंड इस एज का कहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, जो थोड़े बहुत तो एग्री डिसएग्री होते रहेंगे यहाँ पे, कि उसमें नॉर्मन की जो इन्वेजन है इन 1066, ठीक है, वो जो बैटल ऑफ हेस्टिंग थी, हैरोल्ड की डिफीट जो है, वहां से क्या स्टार्ट होता है, एक न्यू ईरा स्टार्ट होता है विद इन, ऑल्दो लार्जर ईरा तो नहीं चेंज हुआ, एक न्यू इन्फ्लुएंस आता है, एक न्यू एज हम उसे कह सकते हैं। और वो थी कि नॉर्मन एज स्टार्ट होती है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है, या मिडिल एज स्टार्ट होती है, ओल्ड एज के बाद जो आ रही है। वैसे मिडिल एजेस हम इनको कंबाइन भी कहते होते हैं समटाइम। और ये एंड होता है एक जबरदस्त इन्वेंशन के बाद। देखो, एक टेक्नोलॉजी और साइंस की इन्वेंशन है ये, जो जर्मनी में ये इसकी इन्वेंशन हुई थी, द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। और जो मीडिएवल टाइम था ना, इसमें हाथ से लिखा जाता था। ये सारा टाइम ऐसा है जब स्क्राइब्स होते थे जो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। तो जितने भी इमेजेस वगैरह मैंने कुछ दिखाई थी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की इमेजेस है। तो मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है, वो लिटरेरी डॉक्यूमेंट है जो उस बंदे ने खुद अपने हाथ से लिखा। और वो स्क्राइब्स इस पे काम करते थे। तो हाथ से लिखने का टाइम खत्म होता है तो एक नया दौर स्टार्ट होता है, जिसे हम रेनेसां कहते हैं। और उस पीरियड के स्टार्ट होने पर हम अगली एज में ज़ाहिर बात करेंगे तो कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या काजेज वगैरह थे। तो बैकग्राउंड हमने पढ़ा था, सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वो बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड क्या है। तो सून आफ्टर द वार्स ऑफ द रोजेस, a long dynastic struggle between the supporters of the Lancastrian and the Yorkist claimants to the throne ended in the victory of the Lancastrian Henry Tudor in 1485। ये इसी पीरियड के एंड की तरफ जो दूसरा नजरिया है उसकी तरफ जा रहे हैं, जो मोनार्क्स के साथ चलते हैं। तो वॉर ऑफ द रोजेस जब एंड होती है इस ईरा के एंड के ऊपर, ट्यूडर जो फैमिली है उसका रूल स्टार्ट होता है 1485 के बाद। तो एक मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है, प्रिंटिंग प्रेस का आना, और साथ ही कुछ सालों के बाद आप देख रहे हैं ट्यूडर एज स्टार्ट हो जाती है। सो इसमें हमने डिस्कस किया था कि हेनरी मेड ए पॉलिटिकल मैरिज विद एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, दोनों खानदानों ने सुलह कर ली इस शादी से। एंड दे कॉल्ड देयर फर्स्ट सन बाय द ब्रिटिश नेम आर्थर। ठीक है, अब ये ओरिजिनली ये नॉर्मन है और इंग्लैंड के ऊपर रूल कर रहे हैं, बाय रेस जो है नॉर्मन है, तो इंग्लैंड के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्थर रखा। तो ये उनका एक टर्म था कि अब वो अडॉप्ट और एब्जॉर्ब होने जा रहे हैं इस न्यू कंट्री के साथ। अपने आप को उन्होंने एसोसिएट कर लिया और आने वाले दिनों में उन्होंने फ्रांस से लड़ाई भी लड़ी। ठीक है, 100 ईयर्स वॉर भी स्टार्ट होती है सर। In 1492, Ferdinand and Isabella drove Muslim out of the Spain and backed the voyage of the Columbus to the Indies. 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली के रहने वाले थे, वो इंग्लैंड में भी गए थे कि मुझे फंड किया जाए, मैं एक नया रास्ता दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वो डिफरेंट लोगों के रॉयल्टी के पास गए और उनको बैक किया फर्डिनेंड एंड इजाबेला ने, जो स्पेन के मुश्तरका हाकिम थे। ठीक है, और स्पेन से उन्होंने फर्डिनेंड और इजाबेला जो है ना, ये मुस्लिम रूल के एंड होने के बाद इन्होंने फाइनली उसका खात्मा किया था। और 1492 के अंदर कोलंबस को जो सपोर्ट किया उससे स्पेन को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि कोलंबस ने जो आइलैंड्स वगैरह डिस्कवर किए थे अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के और नॉर्थ के दरमियान कहीं पे जो है, वो फाइनली जो वहां से गोल्ड मिला और चीजें मिली और कॉलोनी जो वो बनी है, वहां की लैंग्वेज आपको पता होगा आज भी स्पेनिश है। तो स्पेन ने अपनी कॉलोनी जो है वो बनाई थी वहां पे, साउथ अमेरिका का जो एरिया है।
तो ये अगर वो बैक ना करते तो कोलंबस डिस्कवर ना करता, तो वहां से बहुत ज्यादा गोल्ड, जहाज कहते हैं जो शिप्स हैं ना, वो पहले वॉयज में ही पता नहीं कितने शिप भर के लाए गए थे गोल्ड के, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं वहां गोल्ड की अहमियत नहीं थी। गोल्ड तो था लेकिन वो लोग इसे बस बर्तन बना के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उन्हें नहीं आइडिया था कि यूरोप के लोग तो पागल हैं इस धात के लिए, इस एलिमेंट के लिए, तो उन्हें इस बात की अहमियत का आइडिया नहीं था। खैर वो एक अलग दास्तान है, हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ उस टाइम को देख रहे हैं कि ये मिडिल एजेस में ये वाकयात इंपॉर्टेंट जो हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों, इस फैमिली का क्या ताल्लुक है हमारे आर्थर की कहानी से, वो ये है कि इन 1503 देयर डॉटर कैथरीन, फर्डिनेंड और इजाबेला की बेटी है कैथरीन, इसने शादी की है, वाज मैरिड टू आर्थर हु डाइड देन टू हिज ब्रदर हेनरी हु बिकेम हेनरी 8। आने वाले दिनों में वो हेनरी 8 बनता है वही। आगे ये इन्फॉर्मेशन, यानी रेनेसां स्टार्ट होता है हेनरी 8 के साथ। वैसे हेनरी डाइवोर्स्ड इन 1533। ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनकी रूट्स जो हैं मिडिल एजेस में जाती हैं, लीडिंग टू द ब्रेक विद रोम। ठीक है, इनका रोम से अलग होना भी इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। वो आल वो टाइम रेनेसां, याद रखिएगा 1500 के बाद का टाइम रेनेसां का टाइम। लेकिन ये ओवरलैप तो होंगे ना, हमने बाउंड्रीज तो खुद लगाते हैं, वरना हिस्ट्री तो कॉन्टिन्यूसली चलती है ना। हिस्ट्री कोई ये तो नहीं है कि ये इसके बाद आगे कोई चीज नहीं जा सकती या पीछे नहीं आ सकती। एंड सेपरेट इंग्लिश नेशन स्टेट बनाया उसको, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल एंड स्टेट चर्च फॉलोइंग द प्रोटेस्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ द रिफॉर्मेशन। और पूरी कंट्री जो है प्रोटेस्टेंट हो जाती है। इनका ये खानदानी एक रिलेशनशिप है, थोड़ा सा वो मैं आप शेयर यहाँ पे किया है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो हुई इन 1066 बाय विलियम ऑफ नॉर्मैंडी डिस्प्लेस्ड इंग्लिश। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा है, फ्रेंच के आने से क्या फर्क पड़ा, इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर दोनों डिस्प्लेस हो गए। इवन इंग्लिश लोगों की अहमियत न रही, वो एक थर्ड क्लास शहरी बन गए अपने मुल्क। बट द लैंग्वेज ऑफ द न्यू रूलर वाज फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि अब जो नए ताकत थी, नई पावर थी, लैंग्वेज ऑफ पावर जो है ना वो बन चुकी थी फ्रेंच। विलियम द कॉन्करर ट्राइड टू लर्न इंग्लिश बट गेव अप। उसने कहा मैं नहीं सीख सकता, बहुत ही अजीब जबान है। ये बात हम जानते हैं इंग्लिश के टीचर, ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है। एंग्लो सैक्सन्स डीलिंग विद हिम हैड टू लर्न फ्रेंच, एंड द फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड द लॉ फॉर 3 सेंचुरीज। कमिंग 3 सेंचुरीज में आप देखें कि अंग्रेजों को फ्रेंच भी साथ सीखनी पड़ती थी सर्वाइवल के लिए। इवन एजुकेटेड मैन फॉर द नेक्स्ट 3 सेंचुरीज वर ट्राइलिंगुअल नॉट बाइलिंगुअल। अड्डा एक नया ये था कि उससे पहले जो रोमन चर्च है या उसके जो इदारे हैं, जो चर्च इंस्टीट्यूशन वहां पे है मिडिल एजेस में, अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो लोग जो थे वो तो लैटिन यूज करते थे, यानी उनकी मजहबी जबान लैटिन थी, और उनकी जो लैंग्वेज ऑफ पावर है वो फ्रेंच थी, और जो कॉमन लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। So educated men, the next 3 centuries were trilingual. Literature survived in 3 languages. ठीक है, लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक, और इंग्लिश भी जो है हम कह रहे हैं कि उसमें डायलेक्ट से डिफरेंट, और ज्यादा रिटन फॉर्म में तो इंग्लिश को लिखते ही नहीं था, लिखने के लिए तो फ्रेंच यूज होती थी, लैटिन। स्पोकन के तौर पे इंग्लिश इस्तेमाल होती है, जैसे पंजाबी की सिचुएशन आजकल पाकिस्तान की। सो विलियम द कॉन्करर हैड मेड लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, बना जो आने वाले दिनों में वो अंपायर का एक कैपिटल बन गया। तो लंदन की जो इंग्लिश दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स, डिफरेंट डायलेक्ट्स। डायलेक्ट कहते भी लैंग्वेज की सोशियो जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस से आने वाला जो वेरिएशन है उसको कहते हैं। सो लंदन चेंजिंग इंग्लिश बिकेम द नेशनल स्टैंडर्ड। ग्रेजुअली लंदन की जो इंग्लिश है उसे एस्टेब्लिश किया गया कि ये डायलेक्ट जो है वो, जो कि किंग ने अडॉप्ट कर लिया था, पैटर्नाइज कर दिया था, लिहाजा उस डायलेक्ट को फिर उसी के मुताबिक डिक्शनरी बनी, उसके मुताबिक स्टैंडर्डाइजेशन हुई, सिलेक्शन हुई, एक नेशनल पॉलिसी आपको पता है ऐसे ही काम करती है। प्रिंटिंग प्रेस ने भी हेल्प किया इस चीज को कि खासतौर पर ट्यूडर एज के अंदर। सो दैट वाज आल्सो कॉल्ड द किंग्स इंग्लिश। और इसमें बाइबल आई, प्रेयर बुक आई, तो जब बुक्स आती हैं एक खास लैंग्वेज के अंदर उसी डायलेक्ट में आ रही हैं तो वो ही फिर ज्यादा लोग सीखते, पढ़ते, समझते हैं। स्पेलिंग डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी 1755 में आई है, पहली डिक्शनरी इंग्लिश की,
जिसे कंपाइल किया था डॉक्टर जॉनसन ने, याद रखिए। ये क्रिटिक भी हैं, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह करके लैटिन जो है वो क्लैरिकल इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज थी, और इंग्लिश कॉमन लोगों की जबान थी, और पावर की लैंग्वेज फ्रेंच थी। तो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस ज़ाहिर है वो डोमिनेट कर रही थी इंग्लैंड के अंदर। सो लैटिन से ड्राइव्ड लैंग्वेज, आपको पता है, फ्रेंच खुद भी। सो द अराइवल ऑफ द रोमांस लैंग्वेज, जैसे हमने पढ़ा कि रोमांस लैंग्वेज क्या होती है लास्ट टाइम, इस बात को हमने क्लियर कर लिया था। केम न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, पोएम्स वर अबाउट नाइट्स। अब न्यू एक लिटरेचर की फॉर्म भी साथ आती है, जिसे हमने कल पॉलिटिकल रीजन में देखा था कि उस ईरा में जो कि चर्च डोमिनेट था, लिहाजा चर्च नाइट्स की स्टोरीज, चर्च को नाइट चाहिए थे, और नाइट वो चाहिए थे क्योंकि होली वार उसने छेड़ रखी थी, और जाहिर बात वो अपने आप को मजबूत भी करना चाहते थे। जितने नाइट होंगे, जितना रिलीजियस एक सेंटिमेंट होगा, और उस उतना ही चर्च मजबूत होता जाएगा। सो पोएम्स वर अबाउट नाइट्स एंड देन अबाउट नाइट्स एंड लेडीज। तो ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आई इसके अंदर, यानी कि वो जो चर्च जिस टूल को यूज कर रहा था वो सेकुलर होता गया वक्त के साथ साथ। राइटर्स हैड टू बी मेंटेन्ड ईदर बाय द चर्च और बाय सेकुलर पैटर्न्स हु स्पोक फ्रेंच। तो फ्रेंच जो रॉयल्टी थी वो बड़ी सेकुलर थी, और वो पैटर्नाइज करती थी उस तरह की पोइट्री को, और चर्च पैटर्नाइज करता था रिलीजियस पोइट्री। लिटरेसी स्प्रेड इन द वेस्टर्न यूरोप, हमने आगे ये देखा। और वर्नैकुलर राइटिंग जो है ग्रेजुअली लैटिन के मुकाबले में आना शुरू हुई। वर्नैकुलर में इंग्लिश भी शामिल, और ऑन सेकुलर थीम्स के साथ स्पेशली। राइटर्स एंड द रीडर्स वर मोस्टली मेन, लेकिन कुछ खवातीन ने भी लिखा। यानी हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि फीमेल बिल्कुल उन्हें इजाजत नहीं थी लिखने की, हाँ थी। जैसे मैंने कहा ना, चर्च अलाउ करता था लेकिन अपने मकासद के मुताबिक। जैसे मैरी डे फ्रांस एक लेडी थी, और जूलियन ऑफ नॉर्विच। तो इन्होंने ये मिस्टिकल पोइट्स थे, मिस्टिकल राइटिंग इन्होंने की, रिलीजियस राइटिंग थी टोटल, अपने मजहबी तजुर्बात पे इन्होंने काम किया है, और वो वाली राइटिंग की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सवाल एक, अभी मुझे, मैं आमतौर पे मैसेज नहीं देख रहा होता, लेकिन जब अभी मैंने देख लिया। सेकुलर हेयर मीन्स होता है नॉन रिलीजियस थिंग। सेकुलर हेयर मीन कि जैसे कि स्टोरी अबाउट लव बिटवीन मैन एंड वुमन, जैसे हम चौसर की स्टार्ट को भी बाद में देखेंगे, वो सेकुलर स्टार्ट लेता है अपनी पोएट्री का। जब नॉन यानी रिलीजन को ना बीच में डाला जाए, उसका मतलब होता है सर। इंटरप्रिटेशन एक होती है ना कि आप हर बात को रिलीजन से इंटरप्रेट करेंगे। चर्च तो यही चाहता था ना, रिलीजन से इंटरप्रेट किया जाए चीजों को, क्योंकि रिलीजन का मतलब क्या होगा, क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या होगा कि चर्च ने जो डिफाइन किया है वही मजहब है, वही सब कुछ। अब क्या हुआ कि एपिक जो पिछले ईरा में डोमिनेंट जॉनरा था, अब एक नया डोमिनेंट जॉनरा हमारे सामने आता है, दैट इज रोमांस। The change in literary sensibility after 1100 is often characterized as a change from epic to romance. तो हमारे सामने सवाल आता है कि फिर रोमांस है क्या? A kind of medieval story originally from stories written in the romance or vernacular French, इसको भी कह सकते हैं। So जैसे हमने कहा ना, रोमांस लैंग्वेज, रोमांस इज आल्सो एडजेक्टिव फॉर द लैंग्वेजेस, ये भी बात हो चुकी थी। एज ए जॉनरा ये मार्वलस स्टोरी है विद सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स, नाइट्स, देयर होली जो है जर्नी है, देयर क्वेस्ट फॉर होली ग्रेल है, उसका तस्वर है। अगर उस पर आपको ना समझ हुई तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। और इस तरह रोमांसेस लिखेगी उन्होंने, खासतौर पे आर्थरियन रोमांसेस बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो इस तरह से ये एपिक से रोमांस जो है वो जॉनरा पैटर्नाइज्ड किया गया चर्च की वजह से, और वो डोमिनेट होता चला। अब इस टाइम के अंदर मिडिल एजेस में एक हिस्ट्री की बुक भी आती है हमारे सामने। उम्मीद आप चीजें साथ साथ नोट कर रहे होंगे कि ये मेजर इंफॉर्मेशन है, आपसे पूछी भी जा सकती है या पेपर में आ सकती है। लैटिन हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया बाय जेफरी ऑफ मनमोथ। तो जेफरी मनमोथ ने एक वंडरफुल हिस्ट्री लिखी है,
और ये बिल्कुल ऐसे ही काम किया जैसे वर्जल ने किया था, यानी उसने जरा पोइट्री में किया था, इसने जरा फैंटेसी की कहानी जरा प्रोज में कर दी है। द किंग ऑफ द ब्रिटेन डिसेंड फ्रॉम द ब्रूटस, इसने कहा ये ब्रूटस के डिसेंडेंट लोग हैं जो ब्रिटेन के किंग हैं ना। दिस ब्रूटस इज द ग्रैंड सन ऑफ द एनियस। अब ब्रूटस कौन है? ये ग्रैंड सन ऑफ एनियस, जिसने आगे क्या बताया, एक नया ट्रॉय की बुनियाद रखी, एक ट्रोजन हीरो था। वर्जल ने जिसको ट्रेस किया है, ठीक है, उसकी जर्नी को लिखा है एनियड के अंदर। ब्रूटस कॉल्स एल्बियन ब्रिटेन, ब्रिटेन का नाम उसने क्या लिया था? एल्बियन। और कैपिटल यहाँ पे न्यू ट्राई, लेटर कॉल्ड लंदन। तो लंदन भी जो है ना न्यू ट्राई है रोम की तरह। द रोमन्स कॉन्कर ब्रिटेन बट द ब्रिटेन्स अंडर लूशियस रीकॉन्कर देयर रोम। अब ये अपनी कहानी में लिखता है कि यहाँ पे एल्बियन था इसका पहले नाम इंग्लैंड का, फिर ब्रिटेन बना, और ब्रिटेन वो ओरिजिनल लोग हैं जो यहाँ पे रहते थे, उससे पहले कुछ जाइंट्स रहते थे। अब ये फैंटेसी की कहानी थोड़ी सी अगर आप समझ लेते हैं तो ठीक है। और ब्रिटेन ने एंग्लो सैक्सन से भी लड़ाई लड़ी है और रोमन एम्पायर से के खिलाफ भी लड़ते रहे। फाइनली फिर रोमन एम्पायर ब्रेक हो गई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, तो उन्होंने फिर एंग्लो सैक्सन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और खासतौर पर इनमें बड़े एक फेमस किंग गुजरे हैं, किंग आर्थर। सो आर्थर अगेंस्ट द सैक्सन इन्वेडर, ये यहाँ पे ये लाइन है, इस बात की वजह। और आर्थर की जो है वो डेथ इस तरह से होती है कि वो जख्मी हो जाते हैं। वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, इसके बारे में बेशुमार स्टोरीज लिखी गई, मूवीज भी बनी हैं आर्थर के ऊपर, आप देख सकते हैं किंग आर्थर के नाम से। और फाइनली जो है ना उसकी जो डेथ तो नहीं होती, खैर सामने नहीं दिखाते कि डेथ हो गई है, कि वो फैटली वुंडेड हो जाता है। और उसका जो वजीर है कह लें, या प्राइवेट जो काउंसलर है, जो मुशीर है, जैसे हर बड़े आदमी के साथ कोई ना कोई एक वाइस बंदा होता है, जैसे गुप्ता के साथ गुप्ता एम्पायर में चाणक्य था, वही सारा उसे समझाता था। जैसे अकबर के साथ जो है उसके लोग थे, नौ रत्न भी इवन बाद में उसने रखे हुए थे। तो विजिट मर्लिन इसके एक होता था बंदा, तो उसी के कहने पे बल्कि उसने वो राउंड टेबल भी बनवाया था। तो जेफरी मनमोथ ने हिस्ट्री, एक ब्रिटेन की हिस्ट्री मरतब की और इन्हें ब्रूटस और फिर एनियस और फिर ट्रॉय से जोड़ दिया। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसका पेपर से इतना ज्यादा ताल्लुक बनेगा नहीं, सिवाय ये कि बुक का नाम ना आ जाए तो किसी को हिस्ट्री का शौक और वो ले ही ना ले। अब तक हमने ये समझा, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी सोशल कंडीशन क्या थी, चर्च कितना स्ट्रांग था, रोमांसेस को डेवलप किया गया, और जो है कुछ जी सर। मीडिएवल इंस्टीट्यूशन की अब बात करते हैं। मीडिएवल कोई सवाल तो नहीं करना चाहता? ओके, कोई नहीं। सो मीडिएवल जो टाइम था ना उसके अंदर फ्यूडलिज्म था। सोशल सिस्टम कैसा था मीडिएवल यूरोप का? चर्च कैसे चला आ रहा था? फ्यूडल निजाम का, ठीक है, in which the nobility held lands from the crown in exchange for the military services, ठीक है, or for from church, ठीक है, दोनों से हो सकती है। और वो एक नोबल को लॉर्ड मुकर्रर कर दिया जाता है, उसको एक ढेर सारी जमीन या एरिया दे दिया